दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। सोचिए, एक ऐसा देश जहां सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं और हजारों कदमों की आहटें राजधानी की सड़कों को हिला देती हैं। हाथों में किताबों के बैग, चेहरों पर गुस्सा नहीं बल्कि उम्मीद, और होठों पर वही सवाल, हमारा भविष्य कहां है। कहते हैं ना, जेन जी बस स्क्रीन में खोई रहती है, लेकिन आज वही स्क्रीन जनरेशन सड़कों पर इतिहास लिख रही है। यही है नेपाल की सच्चाई, जहां टिकटॉक मीम्स से शुरू हुई बात अब संसद की दीवारों तक जा पहुंची है। और यहां आप जो देखने वाले हैं वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि उस क्रांति का पहला अध्याय है जिसे दुनिया ने अभी तक समझा ही नहीं। आप सोच रहे होंगे, कैसे कुछ निकम्मे बच्चे पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं। यही है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। स्कूल की यूनिफॉर्म पहने बच्चे, कॉलेज की क्लास छोड़कर आए नौजवान, ये सिर्फ नारेबाजी नहीं कर रहे, ये एक सड़ी हुई राजनीति को सीधी चुनौती दे रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये लड़ाई शुरू सोशल मीडिया बैन से हुई थी, लेकिन इसके पीछे का गुस्सा बहुत गहरा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वो सच सुनेंगे जिसे जानकर शायद आप खुद से पूछेंगे, अगर नेपाल की जेनजी ये कर सकती है तो कल मेरे देश की जेनजी क्या कर सकती है। याद रखिए, आज नेपाल की सड़कों पर जो आग लगी है उसकी चिंगारी कल आपके आसपास भी दिख सकती है। और मैं यानी कि आपका दोस्त विशाल प्रजापति आज आपको उसी क्रांति की असली कहानी सुनाने वाला हूं। वो कहानी जो मीडिया ने छुपाई, वो सच जिसे दुनिया ने नजरअंदाज किया, और वो लहू जिसने नेपाल की सड़कों को गवाही बना दिया। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह सिर्फ नेपाल की लड़ाई नहीं, यह हर उस युवा की आवाज है जिसे कभी चुप कराने की कोशिश की गई थी। फटाफट कमेंट करके बताइए, आप ये वीडियो भारत से देख रहे हैं या नेपाल से। देखते हैं कमेंट्स में कौन सा देश जीतता है। जल्दी से अपना देश लिखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके समर्थन की हमें बहुत जरूरत है। कहते हैं ना, ये जनरेशन निकम्मी है, सिर्फ फोन में घुसी रहती है, ना जिम्मेदारी समझती है, ना देश की परवाह करती है। लेकिन अब इन्हीं बच्चों ने, इन्हीं निकम्मों ने एक देश की नींव हिला दी है। सड़कें जल रही हैं, आवाजें गूंज रही हैं, और सबसे आगे कौन है? स्कूल की यूनिफॉर्म पहने बच्चे, कॉलेज बैग टांगे नौजवान, टिकटॉक पर स्क्रॉल करने वाले अब सड़कों पर क्रांति की स्क्रॉल बना रहे हैं। ये है नेपाल की जनरेशन जी। हाँ, वही जेन जी जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इन्हीं को पड़ा। इतना पड़ा कि हजारों की भीड़ बनकर सरकार को घुटनों पर ला दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक प्रोटेस्ट की नहीं है, ये स्टोरी है उस टिपिंग पॉइंट की जहां सोशल मीडिया पर लगे एक बैन ने एक पूरी पीढ़ी को जगा दिया। पर ठहरिए, ये सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक ऐप को बचाने की कोशिश नहीं है। इस आग के पीछे चिंगारी बहुत पुरानी है, और आज हम उसी चिंगारी की कहानी खोलेंगे। कैसे एक देश की सबसे यंग जनरेशन ने सबसे पुरानी सिस्टम को चुनौती दी, कैसे उन बच्चों ने जो कल तक सेल्फी ले रहे थे आज संसद की दीवारों को हिला दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये बदलाव अभी शुरू हुआ है, असल खेल अभी बाकी है। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वो देखोगे जो शायद अब तक दुनिया ने नजरअंदाज किया है। नेपाल की वो क्रांति जिसे जेन जी ने लिखा है। 8 सितंबर 2025 काठमांडू की सड़कों पर सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन मायती घर मंडला के चारों तरफ हजारों कदमों की आहट सुनाई देने लगी। लोग चुप नहीं थे, लेकिन वो हिंसक भी नहीं थे। किसी ने हाथ में बैनर पकड़ा था, वी वांट जॉब्स नॉट जस्ट स्पीचेस। तो किसी ने पोस्टर उठाया, स्टॉप किलिंग आवर वॉइसेस। स्कूल ड्रेस में बच्चे, कॉलेज के बैग लटकाए नौजवान, तिरंगे लहराते हुए एक शांत लेकिन ताकतवर मार्च। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था,
ये उस सिस्टम के खिलाफ पहली बड़ी चीख थी जो सालों से बहरा बना बैठा था। हामी नेपाल नाम की एक एनजीओ ने इसे ऑर्गेनाइजर्स किया था। उनका बस एक मकसद था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। लेकिन शायद सरकार को शांति से डर लगता है। जैसे ही ये भीड़ पार्लियामेंट की ओर बढ़ी, सरकार ने पुलिस भेज दी। पहले वाटर कैनन आया, फिर टीयर गैस और फिर रबर बुलेट्स। लेकिन जो सबसे भयानक था वो था सीधी गोलियां, लिव बुलेट्स। कोई चेतावनी नहीं, बस गोलियां। 19 लोग मारे गए, 400 से ज्यादा घायल। इनमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। उसका कसूर, वो बस अपनी बहन के साथ खड़ा था। ये था वो पल जब जनता का भरोसा टूटा, जब लोगों को लगा अब चुप रहना गुनाह है। इस एक घटना ने एक पूरी पीढ़ी की आंखें खोल दी। सिर्फ काठमांडू नहीं, पोखरा, बुटवल, दमक, भरतपुर, हर शहर में आग की लपटें नहीं, न्याय की पुकार गूंजने लगी। हम निकम्मे नहीं हैं, हम जाग चुके हैं। ये वो स्पार्क था जिसने पूरे देश में आग लगा दी। और अब इस आग को बुझाना किसी सरकार के बस की बात नहीं रही। सरकार ने कहा, हम सोशल मीडिया को बैन कर रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन जनता ने कहा, तुम हमारी आवाज बंद कर रहे हो अपनी सत्ता बचाने के लिए। 28 अगस्त 2025 सरकार ने अल्टीमेटम दिया, 3 सितंबर तक सोशल मीडिया कंपनियां खुद को रजिस्टर करें वरना बैन। और फिर क्या हुआ? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर सब ब्लॉक कर दिए गए। सिर्फ एक ऐप बचा, टिकटॉक। और यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है, क्योंकि टिकटॉक वो मैदान बन गया जहां जनता ने पूरी सरकार की पोल खोल दी। एक एक वीडियो वायरल होने लगा। नेताओं के बेटे गुची बैग्स और मर्सिडीज में घूमते नजर आए। और उसी देश का एक नौजवान रशिया यूक्रेन वॉर में लड़ते हुए मारा गया। #नेपो किड्स ट्रेंड करने लगा। हमारे बच्चे ताबूत में आते हैं और तुम्हारे बच्चे विदेश से ब्रांडेड कपड़े लाते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? टिकटॉक भर गया। सरकारी अफसरों के बच्चों की शानदार पार्टीज, विदेशी ट्रिप्स, हजारों डॉलर के जूते और लग्जरी गाड़ियों की रील्स। अब सोचिए, जिस देश में हर 5 में से 1 युवा बेरोजगार है, वहां अगर ये दिखे कि सरकार के बच्चे ऐसे ऐश कर रहे हैं तो गुस्सा फटेगा या नहीं? और यही हुआ। टिकटॉक अब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ऐप नहीं था, वो बना एक डिजिटल मोर्चा जहां सच्चाई बिना सेंसर सामने आ रही थी। और जब सरकार ने इन वीडियो को रोकने की कोशिश की, तभी तो जनता को यकीन हो गया कुछ तो छुपाया जा रहा है। और इस बार नेपाल की जनता ने तय कर लिया था, वो चुप नहीं बैठेगी। क्योंकि आज की जनरेशन सिर्फ मीम्स नहीं बनाती, वो सिस्टम भी हिला सकती है। जिस आग की शुरुआत सोशल मीडिया बैन से हुई, उसकी राख तो बहुत पहले से सुलग रही थी। नेपाल के युवा सालों से सवाल पूछ रहे थे, हमारे लिए जॉब्स कहां हैं, हमारा फ्यूचर कहां है? और सरकार हर बार जवाब देती थी, खामोशी में। नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ज्यादा है, यानी हर 5 में से 1 नौजवान बेरोजगार। और जिनके पास जॉब है वो भी बहुत बार अपनी पढ़ाई से मेल नहीं खाती। अब बताइए, जब देश में काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे ये युवा? देश छोड़ेंगे। और यही हो रहा है। 70 लाख से ज्यादा नेपाली आज दूसरे देशों में रह रहे हैं, कोई पढ़ाई के लिए, कोई सरवाइव करने के लिए। पर कुछ तो जान पर खेलकर जीने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर जहां गोलियां हर सेकंड चल रही हैं, वहीं नेपाल के हजारों युवा रशियन आर्मी को ज्वाइन कर चुके हैं, सिर्फ पैसे के लिए। 4000 प्रति महीना कमाने की उम्मीद में कई नेपाली युवा 2 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद सीधे फ्रंट लाइन पर भेज दिए गए। कुछ लौटे ही नहीं। एक टिकटॉक वीडियो में एक लड़के की मां रोते हुए कहती है, वो पढ़ने गया था, अब उसकी लाश भी नहीं मिली। क्या यही है उस देश का हाल जहां के नेता हर महीने विदेश ट्रिप्स करते हैं, लेकिन अपने ही युवाओं को दूसरे देशों की लड़ाइयों में झोंक देते हैं? ये गुस्सा नया नहीं है, ये सालों की निराशा, धोखे और टूटे सपनों का नतीजा है। हर चुनाव में वादे होते हैं, न्यू नेपाल, लेकिन हर बार वही पुराने चेहरे, वही पुराना सिस्टम। नेताओं ने लोकतंत्र को लकीर बना दिया और जनता को सिर्फ वोटर कार्ड। नेपाल के यूथ ने देखा
उनके सपनों का कोई वजूद नहीं, और जो सिस्टम है वो सिर्फ अपनों को ऊपर उठाता है। और जब आखिर में सोशल मीडिया भी छीन लिया गया जहां वो अपनी बात कह सकते थे, तो गुस्सा फूट पड़ा। ये कोई अचानक का उबाल नहीं था, ये तो बस बहुत देर से उबलता पानी अब छलक पड़ा। जिस आंदोलन की शुरुआत एक शांत मार्च से हुई थी, अब वो बन चुका था एक जन क्रांति। सरकार डरी, और डर में उन्होंने किया वही जो हर कमजोर सरकार करती है, कर्फ्यू। 8 सितंबर की दोपहर 3:30 बजे काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन अब बात घर बैठने की नहीं थी, अब बात थी इतना सब सहने के बाद भी क्या हम चुप रहेंगे। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर निकल आए, हजारों से लाखों हो गए। और ये सिर्फ काठमांडू की कहानी नहीं थी, अब पोखरा, भरतपुर, बुटवल, दमक, हर शहर में एक ही आवाज, इनफ इज इनफ। और फिर आया वो दिन जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। होम मिनिस्टर ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, सोशल मीडिया बैन हटाया गया, पर जनता ने कहा अब बहुत देर हो चुकी है। 9 सितंबर दोपहर 2 बजे पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गुस्सा इतना गहरा था कि सिर्फ इस्तीफों से बात नहीं बनी। पीएम का घर जलाया गया, राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ, यहां तक कि विपक्षी नेताओं के घर भी नहीं बचे। आर्मी को हेलीकॉप्टर में अफसरों को निकालना पड़ा। लोगों ने कहा हमें चेहरों का नहीं, सिस्टम का बदल चाहिए, क्योंकि जनता जानती थी सिर्फ एक पीएम के जाने से करप्शन नहीं जाएगा, सिर्फ एक मंत्री के हटने से नेपोटिज्म खत्म नहीं होगा। अब लड़ाई थी रिफॉर्म्स की, सिस्टमैटिक बदलाव की। नेपाल की सड़कें आज सिर्फ भीड़ से नहीं भरी थीं, वो उम्मीद से भरी थीं कि अब कुछ बदलेगा, एक नया नेपाल बनेगा जो सिर्फ नाम में नहीं काम में नया हो। जब सिस्टम बार बार टूटे और हर बार वही चेहरे दिखें तो भरोसा नहीं टूटता, वो चूर चूर हो जाता है। नेपाल के लोगों ने 17 साल पहले एक सपना देखा था, रिपब्लिक नेपाल, जहां राजा नहीं जनता राज करेगी। लेकिन 2008 से लेकर अब तक 13 बार सरकारें बदल चुकी हैं। कभी केपी शर्मा ओली, कभी शेर बहादुर दुईबा, कभी पुष्पा कमल दहल। एक ही सर्कल, एक ही चेहरों की रोटेशन। कोई भ्रष्टाचार के केस में फंसा है तो किसी पर माओवादी फंड का गबन करने का आरोप है, किसी ने सरकारी जमीन बेच दी तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तोड़ा। और सबसे दुखद बात, 2006 से ही एक प्रैक्टिस चली आ रही है कि पॉलिटिशियंस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, यानी इम्यूनिटी एज अ गिफ्ट, भ्रष्टाचार के लिए खुली छूट। अब सोचिए, जब पब्लिक को सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो क्या मांगेगी? कंट्रोल, स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी। यही कारण है कि कुछ लोग अब कह रहे हैं शायद नेपाल को फिर से राजशाही चाहिए। इतनी बड़ी विडंबना, जिस तानाशाही को हटाकर लोकतंत्र लाया गया, अब उसी लोकतंत्र की विफलता ने लोगों को तानाशाही की याद दिला दी। ये किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा संकेत होता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। नेपाल का सिस्टम टूटा नहीं है, वो सड़ चुका है। और जब सिस्टम सड़ता है तो सिर्फ गुस्सा नहीं उठता, एक नई मांग उठती है, बदलाव की और असली जवाबदेही की। नेपाल की सड़कों पर सिर्फ नारे नहीं गूंजे, वहां एक नई सोच भी उभरी। इस बार जेन ज़ी सिर्फ गुस्से में नहीं थी, वो ऑर्गेनाइज थी, स्ट्रेटेजिक थी और अनबिलीवेबली क्रिएटिव थी। जहां पुरानी पीढ़ियां सिस्टम को गालियां देती थीं, वहां इस पीढ़ी ने सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे और फिर खुद उनके आंसर्स भी देने शुरू किए। बैनर नहीं, मैनिफेस्टो थे, पोस्टर नहीं, पॉलिसी पॉइंटर्स थे। एक पोस्टर पर लिखा था, वी डोंट वांट न्यू लीडर्स, वी वांट न्यू रूल्स। दूसरे पर, विल वोट बट ओनली इफ यू अर्न इट। टिकटॉक और इंस्टाग्राम, जो कभी सिर्फ डांस और फिल्टर्स के लिए जाने जाते थे, अब बन चुके थे डिजिटल हथियार। मीम्स में गहराई थी, रील्स में रणनीति थी और हैशटैग्स में हिम्मत। रिफॉर्म रिपब्लिक से वी आर द नेपाल यू इग्नोर्ड, सिस्टम चेंज नॉट फेस चेंज। ये वो पीढ़ी है जो कहती है हमें सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करना आता, हमें प्लान भी करना आता है। छोटे शहरों में लोकल यूथ फोरम्स बन रहे हैं, इंजीनियरिंग और लॉ के छात्र मिलकर पॉलिसी प्रपोजल्स ड्राफ्ट कर रहे हैं,
मेडिकल स्टूडेंट्स अस्पतालों में वॉलंटियर प्रोग्राम्स चला रहे हैं। नेपाल का यूथ अब सिर्फ सड़कों पर खड़ा नहीं है, वो दफ्तरों के दरवाजे खटखटा रहा है, बोल रहा है, सुनवा रहा है। और यही बात इस आंदोलन को बाकी सभी से अलग बनाती है। ये सिर्फ आग नहीं है, ये एक आर्किटेक्चर है नए नेपाल के लिए। नेपाल की जेन जी ने साबित कर दिया है, वो सिर्फ फोन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है, वो संसद की स्क्रीनों तक पहुंचने की ताकत रखती है। तो सवाल अब ये है, अब क्या होगा? नेपाल में सरकार गिर गई, सोशल मीडिया बैन हट गया, मंत्री और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन क्या असली बदलाव आया है? या फिर कुछ हफ्तों बाद वही पुराने चेहरे नए वादों के साथ वापस लौट आएंगे? सिस्टम अभी भी वही है, इम्यूनिटी अभी भी कायम है, करप्शन अभी भी जड़ में बैठा है, और इस बीच राजशाही की मांग करने वाले ग्रुप्स भी तेज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब लोकतंत्र फेल होता है तो लोग फिर से कंट्रोल ढूंढने लगते हैं, भले ही वो किसी राजा के हाथ में हो। लेकिन क्या यही रास्ता है? नेपाल जैसे देश में जहां लोग सदियों से बदलाव के लिए लड़े हैं, क्या अब हम उसी पुराने ढांचे में वापस लौटेंगे, या फिर हम लोकतंत्र को सच में मजबूत बनाएंगे? आज जेन जी के पास एक मौका है, शोर से आगे बढ़ने का, सिस्टम में घुसने का, नीतियां बदलने का। लेकिन ये लड़ाई अब और भी मुश्किल होगी, क्योंकि अब विरोध नहीं, निर्माण की जिम्मेदारी है। नेपाल एक चौराहे पर खड़ा है, एक तरफ केओस, दूसरी तरफ चांस। जो रास्ता चुना जाएगा वो आने वाली पूरी जनरेशन का भविष्य तय करेगा। नेपाल की ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, ये हर उस देश का आईना है जो अपनी नई पीढ़ी को हल्के में लेता है। जहां सरकारें सोचती हैं जेन जी तो बस स्क्रीन पर जीती है, वहीं नेपाल ने दिखाया वो स्क्रीन से सड़क तक का सफर तय कर सकती है। यह सिर्फ एक क्रांति नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। जब आप युवाओं की आवाज दबाते हो, जब आप सवाल पूछने वालों को गद्दार बताते हो, जब आप भ्रष्ट सिस्टम को नॉर्मल मान लेते हो, तो एक दिन वो पीढ़ी चुप नहीं रहती, वो इतिहास बनाती है। नेपाल ने आज दुनिया को याद दिलाया है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं बचता, उसके लिए रोज लड़ना पड़ता है। और ये बात सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, भारत, अमेरिका, यूके, म्यांमार, ईरान, हर जगह लागू होती है। क्योंकि जब सिस्टम अंधा हो जाए तो सिर्फ एक आंख खोलने वाला काफी होता है। नेपाल की जेन जी वो आंख है, और अब दुनिया देख रही है। आशा है कि बाकी देश आंख बंद करके नहीं, खुली आंखों से सबक लेंगे। और हां, हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से एक ही नारा, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।